अ, नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस समय जो अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा है और जिस तरीके से वहां पे अटैक हुआ है इराक पे शिया मलेशिया के बेसिस के ऊपर। लगभग 72 72 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं उनकी ठिकानों पे। ये 7 ठिकाने थे। B-1 बॉम्बर को यूज किया गया। B-1 बॉम्बर जो है ये सबसे बहुत हैवीएस्ट बॉम्बर है, बहुत बड़ा बॉम्बर है और बहुत हैवीएस्ट है। इसमें पेलोड बहुत ज्यादा होता है इसका, यानी काफी वेपन लेके भी ये जा सकता है, कैरी करता है और काफी दूर तक ये रेंज इसकी होती है। और दूसरी बात ये है कि ये F-16 और F-15 इन दोनों से काफी हैवी है और स्विफ्ट है अटैक करने में। अमेरिकन को कोई खतरा तो है नहीं कि कोई उसको गिरा पाएगा, इसलिए कि इराकियों के पास वो वैसा डिफेंस सिस्टम्स इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उन्होंने ये जो अटैक हुए हैं ये इराक और सीरिया दोनों जगहों पर उन्होंने कहा कि हमने ईरानियन बैक्ड मिलिशियास के ऊपर किया है अटैक। अब देखना ये है कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिकन का है कि उनका कहना भी ये है कि ये हमारा बिगिनिंग है, हमारी शुरुआत है, हमने अभी की है और एक मैसिव रिस्पांस है उसका जो इन्हीं ने किया था जॉर्डन में। जब इन्हीं ने अटैक करके अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक किया जिसमें 3 इजरायली अमेरिकन सोल्जर्स की हत्या भी हो गई और कुछ जख्मी भी हुए हैं, कुछ सिविलियंस की भी हत्याएं हुई हैं वहां। पूरी रिपोर्ट अभी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग मरे हैं। 3 तो मर चुके हैं, इंजर्ड भी है, लेकिन उसी के बदले में दिया है और ये उन्होंने कहा है कि ये अटैक जारी रहेंगे, यानी चलते रहेंगे आने वाले समय में 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। और अगर शिया मलेशिया रिस्पॉन्स करते हैं, शिया मलेशिया ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, उसका इंतजार है। अब देखना यह है कि शिया मलेशिया कहाँ अटैक करते हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही कर देंगे, आज ही वो लोग भी अटैक कर देंगे। उनको भी मालूम होगा कहाँ कहाँ अटैक करना है, वो पहले भी कर चुके हैं अटैक अमेरिकन बेसिस पे, अमेरिकन ठिकानों पे, और उनके पास पूरी फॉर्मेशन है और उनके पास वीपन्स भी हैं, ड्रोन्स हैं। जाहिर सी बात है इतने सोफिस्टिकेटेड वीपन नहीं है जो अमेरिका के पास है, लेकिन वो काफी है डैमेज पहुंचाने के लिए अगर हिट हो जाते हैं। और ये भी देखना है कि क्या हूती मलेशिया जो है वो इसके रिस्पॉन्स में उनके साथ आती है या नहीं, बिकॉज वो तो ऑलरेडी अमेरिकन टारगेट्स पे, अमेरिकन शिप्स पे और इजरायली शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं जो वहां से जा रहे हैं। देख, अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है इस वॉर में वो ये है कि हम पूरी तरीके से डिग्रेड कर देंगे इन मलेशियास को। क्या इसमें कामयाबी होगी? मुझे तो नहीं लगता कि कामयाबी होगी। मुझे क्या मतलब, अधिकतर लोगों का मानना है, इसलिए कि सेना को एक रेगुलर आर्मी से लड़ना ज्यादा आसान काम होता है, बल्कि कि एक मलेशिया ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, इनका ठिकानों का पता नहीं होता, इनके बेस में तो कुछ होता नहीं, वहां पे कुछ मिलता मिलाता नहीं है, ट्रेनिंग ग्राउंड होती हैं। और फिर उसके बाद ये है कि ये इनमें एक जज्बा होता है जो आर्मी से भी ज्यादा होता है, लड़ने का, मरने का, शहादत का जज्बा होता है। तो वो इस तरह से हमने देखा है कि बहुत मुश्किल होता है इनसे जीतना। अभी तक अलकायदा भी ऑपरेट कर रही है, दाइश भी मौजूद है। तालिबान को 20 साल वो अमेरिकन ने लड़ाई लड़ी, 20 साल से ज्यादा ही, बल्कि उसके बाद उन्हीं को पावर हैंड ओवर करके इनको आना पड़ा। और शिया मलेशिया उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल, उससे कहीं ज्यादा मोटिवेटेड है, मोटिवेशन में उतनी ही वो भी है और ये काफी फोकस्ड है। ये बिला वजह लोगों को नहीं मारती और ये इनका टारगेट ही होता है, केवल सैनिक टारगेट होता है, जनता से इन्होंने कभी अटैक किया है। और दूसरी बात ये कि सेक्टेरियन नहीं, किसी दूसरे धर्म के या माइनॉरिटीज पे अटैक भी नहीं करती। तो इनको सपोर्ट काफी बड़ी सुन्नियों की, वहां के सुन्नी भी इनको सपोर्ट करते हैं एक सेक्शन, और फिर उसके अलावा ये भी है कि इनके पास इस विषय में क्रिश्चियन और
यजीदी जो वहाँ पे एक ग्रुप है जिसको एक बहुत हैरेस किया था दाइश ने, आईएसएस ने उनकी औरतों को भी किडनैप कर लिया था, फिर उनका रेप भी किया था, उनको बेचा भी था पब्लिकली। तो वो लोगों ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है। अब देखना ये है कि इस अटैक से ऐसा लगता है कि इराक में नेशनलिज्म और बढ़ जाएगी, और अगर नेशनलिज्म बढ़ती तो अमेरिका के लिए और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो अमेरिका का वहां पे रहना, जो बेसेस हैं उनको भी बंद कर। दूसरी बात ये कि अटैक उस समय में हुआ है जब इराक ने अमेरिका से बातचीत करनी शुरू कर दी थी कि वो इस जो वहां पे उनकी फैसिलिटीज हैं या बेसिस हैं उनको वाइंड अप करें या वहां से वापस विड्रॉ कर लें, और बातचीत भी एक राउंड हो गई थी। अब ये है कि क्या हिजबुल्लाह भी ज्वाइन करेगा, क्या ईरान इसमें किस तरह से उसका रिएक्शन होगा? ईरान का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। वो लगता है कि देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्या रिएक्ट करते हैं। ईरान की पूरी कोशिश है कि ये जंग बाहर रहे, ईरान तक अंदर ना आने पाए। क्या ईरान, अगर ईरान अटैक करता है तो देखना ये होगा क्या अमेरिकन इसी के ईरानियन भी जो कुछ भी अटैक करेंगे, ऐसा लगता है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो अटैक्स होंगे वो अमेरिकन इंटरेस्ट पे होंगे जो उस क्षेत्र में है, न कि सीधा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका उसको कैसे ट्रीट करता है, इसराइल का क्या रोल होगा, अमेरिका, ईरान का मानना ये है कि ये जंग एक दिन ईरान तक आएगी, और क्योंकि इसराइल काफी समय से ये बात कर रहा है कि जब तक इसराइल को कमजोर नहीं होगा तब तक उसके जो ऑब्जेक्टिव है वहां पे, जब ईरान जब तक कमजोर नहीं होगा तब तक इसराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पैलेस्टाइन के अंदर, यानी गाजा और ऑक्युपाइड गाजा या ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक, जेरूसलम, वेस्ट ईस्ट जेरूसलम में, तब तक वो पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे कि ईरान एक ऐसा है कि एक तरफ तो अमेरिका के खिलाफ उनका मानना ये है कि वो इन मलिशियाओं को, शिया मलिशियाओं को और दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ ये है कि वो पैलेस्टाइन के अंदर हमास और दूसरे जो इस्लामिक जिहाद जैसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मिलिटेंट ग्रुप जो है, उनको भी सपोर्ट करता है। फिर हिजबुल्लाह को भी करता है जो इसराइल के खिलाफ है। उनका मानना यह है कि जो स्नेक है उसका हेड जो है वो ईरान है। ईरान जब तक नहीं टारगेट किया जाएगा, और वो जानता है कि स्वयं उसको टारगेट करने में दिक्कत आ रही है, और इसलिए वो चाहता ये है कि अमेरिका उसके ऊपर, अमेरिका ईरान के बीच में जंग हो। और हमने ये देखा है कि इसराइल जो चाहता है अमेरिका उसको करना पड़ जाता है, इससे कि उनकी बहुत पावरफुल लॉबी है स्टेट डिपार्टमेंट में भी, पेंटागन में भी, यानी अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री में भी, और अमेरिका की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन दोनों में दे आर वेरी पावरफुल लॉबी दे है। तो उसके चलते हुए उनको पूरी उम्मीद है कि ये जंग फैलेगी। ईरान और अमेरिका भले चाहें कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, लेकिन ये जंग लगता है कि अब करीब आ गई है। अगर ऐसा होता है तो मैं समझ तो उसके नतीजे जो हैं बहुत दूरगामी होंगे, इसलिए कि ईरान के पास काफी शक्ति है। ये सही है कि ईरान की शक्ति जितनी भी है वो अमेरिका और इसराइल के आगे उतनी नहीं है, लेकिन इतने तो जरूर है कि वो काफी डैमेज इसराइल को भी पहुंचा सकते हैं। दूसरे अमेरिका से के जो बेसिस हैं या अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वहाँ पे, और सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है अमेरिका का वो तेल है, जिसकी वजह से उसके इतने लगभग 30-35 बेसिस वहाँ पे उन्हीं ने बना रखे हैं, और उसके अंदर लगभग 30,000 के करीब उनके सैनिक वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। फिर उनका जो एयर सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका की, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कतर में है, और उसके ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो बहरैन में है। वहाँ पे भी फाइटर बॉम्बर्स की नंबर बहुत बढ़ गया है। फिर उसके अलावा उसमें भी बहरैन के अंदर भी सोल्जर्स काफी डिप्लॉय हो गए हैं। उसके अलावा अमेरिकन ने अपने ट्रूप्स जो है पर्शियन गल्फ क्षेत्र में बढ़ा दिए हैं अमेरिका से डील करने के लिए, और इसके अलावा उन्हीं ने
रेड सी में भी उनकी प्रेजेंस बढ़ गई है, क्योंकि हूती मिलिशिया लगातार अमेरिकन और इजरायली शिपिंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसके चलते हुए कमर्शियल शिपिंग बहुत डिसरप्ट हो गई है। पूरे उसमें सामान जाने में, यूरोप जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्विस कैनाल तक नहीं पहुंच पा रहा। 70% से ज्यादा शिपिंग लाइंस जो है उन्होंने रीरूट किया है अपने सामान भेजने का। यानी पूरा अफ्रीका घूम के केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो अफ्रीका जाएंगे। तो ये बड़ा लंबा रूट है। इससे फिर तीसरी चीज ये है कि उनका ये भी है कि अब देखना हिजबुल्ला भी क्या इस जंग में उतर जाता है। ये भी एक और तलब बात है, इसलिए कि इजराइल तो चाहता है कि ऑल आउट जंग हो, और उसमें उसका मानना ये है कि वो विनर होगा उस जंग में। दूसरी चीज ये भी है कि ये भी देखना है कि अगर इसराइल के ऊपर कोई घातक हमले होते हैं तो वो उसको कोई संकोच नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का ईरान के खिलाफ। कहाँ तक होगा, क्या होगा, ये तो पता नहीं, मगर ये है कि ये जंग शुरू तो जरूर हो गई है, इसका कब खत्म होगी, क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं। इसलिए कि जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत वेग हैं कि वो डिग्रेड करेंगे, खत्म करेंगे इन मलेशियाज को, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और कितने समय तक चलेगी, शुरू में तो उन्होंने कहा है 2-3 दिन, लेकिन क्या उनके कंट्रोल में रहेगी? हो सकता है कि अगर हुई ये मलेशियाज जो हैं वो अटैक करने लगे, और वो जरूर अटैक करेंगे जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसा कि उन्होंने पहले ही कह दिया, अटैक के बाद कह दिया, एक शिया मलेशिया ने, उसका नाम अभी तक नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली खताइब हिजबुल्ला का नाम आ रहा है, जिसको कि अमेरिकन ने ब्लेम किया था वहां पे जॉर्डन में जो अटैक हुआ था अमेरिकन बेस के ऊपर। और ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ग्रुप है। और एक चीज और भी है, ये जितनी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये सब इराकी आर्मी के अब पार्ट बन चुके हैं। तो ये इराकी आर्मी के लिए ये एक बड़ी समस्या है जब ये अटैक करते हैं। और इराकी आर्मी ही इनको फंड करती है, इनके बजट है पूरा। इन मलेशियस का बजट 2 बिलियन से भी ज्यादा का है, जो इन्हें इराकी आर्मी इराकी का जो डिफेंस बजट है उससे मिलता है इन लोगों को। और इनके ऊपर काफी कंट्रोल इराकी आर्मी का भी है। और इसीलिए इराक का मानना यह है कि ये उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। और ये ऐसे समय में आया कि जब वो बातचीत कर रही थी, कोशिश कर रही थी इराक को दोबारा से बिल्ड करने के लिए। इसलिए कि इराक को पहले ही जो थे जॉर्ज बुश के पीरियड में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस शहर का बर्बाद कर दिया था इराक का। वो दोबारा से कोशिश कर रहे थे बनाने की। अब उसके बाद ये फिर से एक जंग शुरू हो गई। तो इराक सीरिया के हालात पहले से बहुत खराब हैं, कोई उसमें सुधार की कोशिश हो रही थी कि इस अगेन उनके ऊपर दोबारा से उनके ऊपर अटैक होने शुरू कर दिए। अटैक सीरिया पे कभी बंद भी नहीं हुआ, मिलिटेंट ग्रुप्स भी उनके सीरिया में अटैक कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये दाइश और अलकायदा ये सब वहां पे मौजूद है। उसके अलावा इसराइल की भी बॉम्बिंग लगातार जारी रहती है वहां के ऊपर। हालांकि रशियन ट्रुप्स की मौजूदगी है, लेकिन रशियंस ने अभी तक इजरायलियों को रोका नहीं है। लेकिन सीरिया को वो पूरी प्रोटेक्शन भी, सीरिया को पूरी मदद भी देते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन भी उनका चलता रहता है। वो एक अलग बात है। जंग फैलने का बहुत चांसेस है। बहुत से लोगों का कहना यह है कि ईरान अकेला नहीं है, इसके समर्थक ग्रुप है, रशिया और चाइना भी इसके समर्थक में है। अब ये देखना है कि कहाँ तक आते हैं। दूसरी तरफ अरब्स है। अरब्स का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। अरब यूं तो कहते हैं कि जंग फैलनी नहीं चाहिए, पहली बात ये तो क्लियर है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि टू नेशन की बात करते हैं, यानी 2 नेशन होनी चाहिए पैलेस्टाइन के अंदर, 2 स्टेट सोल्यूशन। और आ, लेकिन ये कि कोई इसराइल के खिलाफ उन्होंने कोई सपोर्ट इन लोगों को नहीं दे रखी है। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने सऊदी अरेबिया से अच्छे रिश्ते हो गए हैं, लेकिन ये है कि इन दोनों की रंजिश बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, सैकड़ों सालों से चली आ रही है। अरब पर्शियन राइवलरी बहुत हो। अब देखना यह है कि क्या ये इसको इस तरह से देखते हैं कि ये दो
इट्स अ फाइट बिटवीन द टू डेविल एंड लेट देम फाइट एंड डाई, कि अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई हो रही है, ये दो शैतानों में है, इनको लड़ने दो आपस में। लेकिन ये बहुत खतरनाक होगा, इसलिए कि जंग फैल के सऊदी अरेबिया भी आ सकती है। ये लोग टारगेट कर सकते हैं ईरानियन सप्लाईज पे, या जो सप्लाई ईरान होते हुए गल्फ ऑफ हॉर्मुज से होती हुई जाती है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, या आराम को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा, तेल सप्लाई अगर डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी उसकी बहुत असर। यूरोप की इकोनॉमी बहुत कमजोर है, वहां पे हम देख रहे हैं किस तरीके से फार्मर्स का डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, तो कभी रेलवेज का डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, तो कभी दूसरे एम्प्लॉइज सब डिमांड करते रहते हैं रोजाना। वहाँ की इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है खेती में। रेलवे वाले भी, रेलवे कर्मचारी भी परेशान हैं, और दूसरे सेक्टर्स के भी लोग बराबर स्ट्राइक्स वहाँ पे कर रहे हैं। एक ही जगह नहीं, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और उसके अलावा इंग्लैंड की बहुत, यूरोप की में जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की भी हालत अच्छी नहीं है, वहाँ की भी इकोनॉमी बड़ी कमजोर है। ऐसे में अगर जंग फैलती है तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी, और तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब होती है, ये एक कारण है। हो सकता है इस कारण से शायद जंग न फैले, यूरोप का अगर प्रेशर आता है। अब देखना यह है कि क्या यूरोप इस जंग को ज्वाइन करता है, यूरोपियन यूनियन, या इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं अमेरिका और ईरान के ऊपर के जंग न फैलने पाए। अभी जल्दी है कहना, हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसी के आज पहला ही दिन है, अभी और भी बॉम्बिंग बाकी है। आज के इस हम पॉडकास्ट में इतनी बात करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद आपका।